नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं देश हित की बात वतन सारथी के साथ। आज हमारे मेहमान हैं प्रशांत झा जी, जो कि डीएलएफ में निवास करते हैं और यहां पे समाज सेवा की में रुचि रखते हुए समाज की सेवा भी कर रहे हैं। तो प्रशांत झा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को और व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम प्रशांत झा है, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। मेरा अपना बिजनेस है IT सेक्टर में। उसके अलावा मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ और समाज के लिए कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बहुत सारे क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो अब जानना चाहूँगा कि किस किस प्रकार से आप लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। सेवा के कोई प्रकार नहीं होते हैं। जैसे जैसे हमारे पास समस्याएं आती हैं, वैसे वैसे हम समस्या का निदान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समस्या एक दो नहीं है और ना हम कोई क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है हम यही करेंगे, क्योंकि हम कोई पद पे नहीं है या हमारे पास कोई ऐसी दायित्व नहीं है जिसमें हम एक क्राइटेरिया डिसाइड करें कि हमारे क्षेत्र में यही है। जब हम सोशल वर्क करने के लिए निकले हैं तो हम सभी क्षेत्र में सोशल वर्क करें, चाहे वो जल निकासी से लेकर के हो, बिजली का हो, सड़क का हो, नाले का हो, किसी के बिल्डिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी के घर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जिसमें उन्हें लगता है कि हमारी सहायता की ज़रूरत है, तो हम शुरू करें। अच्छी बात है। वार्ड जो आप डीएलएफ वार्ड है, इसके अंदर बहुत समस्याएं हैं, तो उस समस्याओं के बारे में आपके पास क्या जानकारी, क्या क्या समस्याएं हैं और उनके समाधान के बारे में आपने क्या सोचा? देखिए, डीएलएफ वार्ड और आसपास के क्षेत्र जो भी हैं, ये समस्याओं का गढ़ है। यहाँ एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्या, जिसमें अगर मैं बताऊं कि सबसे बड़ी समस्या है तो वो है जल निकासी। बहुत बड़ी समस्या है। बिजली बहुत बड़ी समस्या है। आप एक चीज़ समझिए कि दिल्ली से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है जहाँ हम बैठे हैं, और इस क्षेत्र में बिजली 24 घंटे में 4 से 5 घंटे, महीनों लोग शिकायत करते हैं कि हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है, उस पर कोई निवारण नहीं। तारें टूट के गिर जाती है, हर जगह शॉर्ट सर्किट होती है। आपको पता भी चला होगा कि अभी कई सारी ऐसी घटनाएं आई हैं तार टूट के गिरने से, जिसमें कई सारे गौवंश की हत्या हो गई। उसके अलावा लोगों के घरों में शॉर्ट सर्किट हुआ, MM 78 जैसी घटनाएं घटी बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से, जर्जर व्यवस्था की वजह से। तो कहीं ना कहीं इस सब पे बिजली विभाग अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ठीक है जिनके साथ समस्या हो रहा है, आज MM 78 की घटनाएं हुई, MM 78 वाले भूल चुके, लेकिन उस घटना दोबारा भी हो सकती है। लेकिन घटना दोबारा हो सकती है, और सिर्फ MM 78 की हालत नहीं है। क्योंकि मैं बताऊं, जिस तरह की बिजली व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्डरों द्वारा बिल्डिंग के अंदर बनाई गई है, वो बहुत ही बेकार है, जर्जर अवस्था में है। उनका कहना है कि जी हमें फ्लैट बेचने तक बिजली की व्यवस्था ठीक चल रही है, उसके बाद या आग लग जाए या कुछ हो जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी से 2 रुपये ले रहे हैं, फ्लैट बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बिजली की जो व्यवस्था है वो सेपरेट और एक मजबूत तार डाल करके केबलिंग करके घर के अंदर, जिसके अंदर दिक्कत ना हो, भविष्य में दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि डीएलएफ के अंदर हमारे कॉलोनी में जितने भी आसपास के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं, सभी लोग लोन पे घर ले रहे हैं। हाँ, सभी। अब लोन पे घर लेते हैं तो इच्छा ये होती है कि जब फ्लैट में रह रहे हैं तो एक AC लगा लेते हैं। हाँ, और उस समय क्या होता है कि जब घर लेते हैं तो लोग बताते हैं कि 2 किलोवाट का आप मीटर लगवा लो, आपका काम हो जाएगा। पैसा 3 किलोवाट का लेते हैं लोग, जो बीच में बिचौलिए हैं लगवाने, और लगवा देते हैं 2 किलोवाट। अब बेचारा आम जनता को तो पता नहीं है 2 किलोवाट में और 3 किलोवाट में डिफरेंस क्या है। हमें खुद पता चला अब आकर के कि डिफरेंस क्या है। तो जब वो AC लगाते हैं तो पता चलता है कि उनके घर में समस्याएं आ गई, आग लग गई। आपको मैं बताऊं, कई सारे मेरे पास वीडियो आए हुए हैं, फोटो आए हुए हैं कि जर्जर तार की व्यवस्था, पतली तार लगा दिया, डुप्लीकेट तार लगा दिया,
कहीं से कहीं बीच में कनेक्शन कर दिया जोड़ तोड़ करके, तो जिस वजह से घर के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है और फिर आग लगती है। कई बार तो ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी जगह पे आग लगती है कि आपका मेन गेट है और वहीं पे आग लग गया, भागने का भी जगह आपको नहीं मिलती। एक तो मैं देखता हूँ यहाँ पे ज़्यादातर सीढ़ी के नीचे ही लगा हुआ मीटर है, और वो मैं समझता हूँ अगर वहाँ आग लगती है तो सामने छत से उतरने का माध्यम ही बंद हो जाता है। एक ये भी समस्या है जी। यही हुआ था कि MM 78 में जब लोग शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट होने के बाद एक तो लोग के अंदर कितनी दिमाग की कमी है मैं क्या बताऊं, कि उन्हें पता है कि यहाँ मीटर है, और जस्ट मीटर से, मैं उन लोगों के लिए खास करके बता रहा हूँ कि जो लोग मीटर पता है कि इलेक्ट्रिक मीटर है, यहाँ पे MCB बॉक्स लगा है, कटआउट बॉक्स लगा है, और बिल्कुल बाइक को, क्योंकि पेट्रोल फ्यूल है, आप बिल्कुल उसमें सटा करके आप बाइक लगा रहे हो, थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होगा, पेट्रोल है पकड़ लेगा। यही घटनाएं हुई थी कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और उसमें आग लगी, और मैं बताऊं जब तक लोगों को पता चला वो नीचे से भागते तब तक बहुत सारा आग फैल चुका था। और किस्मत उनकी अच्छी थी कि बगल में जब कूदे तो एक ममटी पानी का जो होता है टंकी का ममटी, तो वो नज़दीक में था, 5 फीट की हाइट थी, और उस पर कूद के बाल बाल सब, उसमें 95 साल के बुजुर्ग थे, एक छोटा सा खरगोश था और डॉग भी था। डॉग नहीं निकल पाए, लेकिन जब बताओ जब सारा आग वाग बंद हुआ तो जब उसमें क्या है, तो कहते हैं ना एक कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। सारा आग बंद हुआ, जब लोग अंदर गए तो वो डॉग भी भागना चाहा, और एक कहते हैं ना एक चींटी की भी उसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये तो भगवान का साथ था, लोगों की तत्परता थी, हमारे पुलिस विभाग की तत्परता थी कि पुलिस विभाग ने भी बहुत वंडरफुल जॉब किया था उसमें, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। पुलिस विभाग ने अंदर जा करके लोगों को बचाया, खुद सीढ़ी लगा करके घुस गए, उनके ऑफिसर्स सीनियर जूनियर सारे ऑफिसर लग गए, और उसके बाद उनको बाहर निकाला। तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं? फायर ब्रिगेड का मैं बताऊं कि इतनी बुरी सिचुएशन है कि आग लगने के 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं है, जबकि आग लगने सूचना के तुरंत 15 मिनट के अंदर कहीं से भी आना चाहिए। आप 1 घंटा अगर किसी भी घटना को, आग को अगर आप देते हो तो 1 घंटे में आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी घटना हो सकती है। और यही हुआ, 2 गाड़ी जली, कार, और 12 बाइक जली, लगभग उसमें 13 फ्लैट थे, 6 से 7 फ्लैट का कुछ भी सामान नहीं बचा। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी टाइम पर आ जाती तो ये सब बच सकता, तो घटना बहुत कम हो जाता। और कहीं ना कहीं उसमें हमारे जनप्रतिनिधि लोगों की भी लापरवाही, कि इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ पे 40,000 की आबादी है, हमारे इस क्षेत्र में 40,000 से ऊपर की आबादी है, और वैसे क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की जो दूरी है वो 1 से 1.5 घंटे पॉसिबल। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं हों तो उसके लिए हमारी क्या तत्परता है। और बिजली विभाग से बहुत बड़ा निवेदन है, उनसे आग्रह है कि वो लोग भी टाइम टू टाइम एक प्रिवेंटिव चेकिंग करते रहें, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते रहें, ताकि ऐसी घटनाएं को हम कम से कम कर सके। क्योंकि बिजली है, अनहोनी कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ जानबूझ के अनहोनी करना, जानबूझ के हाँ सावधानियां नहीं बरतेंगे तो घटनाएं तो होती है। अब चलते हैं, हम NCR की बात करते हैं। NCR में DLF है जी। लोग जब DLF की बात करते हैं, कई बार तो फ्लैट लेना है तो DLF में ले लेते हैं, यानी उनके मन में लगता है DLF बहुत ही अच्छी पॉश एरिया होगा, आते हैं देख के भी उनको बहुत अच्छा लगता है और वो फ्लैट ले लेते हैं। और जो बिल्डर्स हैं वो भी बताते हैं भाई बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर ये सुविधा है, ये सुविधा है, और जब वो आते हैं उसके बाद 2 महीने भी नहीं शायद उनको लगता है, उसके बाद वो कहते हैं यार बेकार जगह है। तो ये कारण जो है कि DLF नज़दीक है और यहाँ सिस्टम पूरा जो है MP MLA सबका एक सिस्टम होते हुए भी बहुत ही विकास जो 20 वर्षों में नहीं हो पाया, इसके लिए किसे जिम्मेदार आता है? एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि DLF और SLF 2 नाम है, और ये DLF जब लोगों के दिमाग में आता है ना, जब DLF जैसा शब्द आता है तो लोगों के दिमाग में आता है हमारी सिलिकॉन वैली, गुड़गांव के इत्यादि, गुड़गांव वाला DLF। उन्हें लगता है कि ये गुड़गांव वाला DLF है, और ये सोच करके लेते हैं कि गुड़गांव डेवलप हुआ है तो ये भी डेवलप होगा, क्योंकि ये DLF के नाम से है, SLF के नाम से। और आपको बता दूं कि इस कॉलोनी को DLF ने काटा था एक
कहते हैं ना कि ओवरऑल 3000 फैमिली के लिए काटा गया। पूरी कॉलोनी सिर्फ 3000 फैमिली ऐसे कोठियों के हिसाब से काटा, कोठियों के हिसाब से काटा गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ की गंदी राजनीति, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से हमारे DLF जैसे ब्रांड को हमारे इस कॉलोनी से जाना पड़ा। कौड़ियों के दाम में अपना प्लॉट बेच करके और उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी जान छुड़ा के भागे। और यहाँ के कुछ अच्छे कुछ बुरे, ऐसा नहीं कि सारे अच्छे, कुछ अच्छे कुछ बुरे बिल्डरों ने खरीदा, कुछ भू माफियाओं ने कब्जा भी किया, कुछ भू माफियाओं ने कब्जा भी किया। क्योंकि उन्होंने 90% 80% तो प्लॉट बेच लिया था, लेकिन क्या है कि 100% तो बेच नहीं पाया, समय लगता है, कुछ प्लॉट्स उनके रह गए। लेकिन मौका देखते ही भू माफियाओं ने कब्जा किया। आज DLF ने हमारे कॉलोनी में हॉस्पिटल के लिए जमीन छोड़ा था, पार्क के लिए, बहुत पार्क के लिए छोड़ा था, स्कूल के लिए छोड़ा था, जरूरी सुविधाओं के लिए सोच करके उन्होंने बहुत सारा जमीन, मूलभूत सुविधाओं को नजर रखते हुए उन्होंने सिस्टम से उन्होंने तो बनाया, सिस्टम से छोड़ा। अगर उन्होंने सिस्टम से नहीं छोड़ा होता तो हमारी इस कॉलोनी में आप किसी गली में चले जाइए, 40 फीट से कम का रोड है। आप इस कॉलोनी की अच्छा ये देखिए कि 40 फीट उन्होंने रोड छोड़ा, क्योंकि कोठी के हिसाब से था, उनको पता था कि लोग अच्छे हैं और उनको फैसिलिटी चाहिए, गाड़ियाँ होंगी, सारी चीज़ें होंगी, दोनों तरफ ग्रीनरी लगाई जाएंगी, दोनों तरफ अगर 5-5 फीट में ग्रीनरी लगाई जाएगी तो 30 फीट का रोड बचेगा, ठीक है, नाला वाला सब लेकर के 30 फीट का रोड फिर भी बच जाएगा। लेकिन फिर से कहूँगा कि यहाँ की गंदी राजनीति, कूटनीति की वजह से वो लोग चले गए और फिर यहाँ पे बिल्डरों ने काम करना शुरू किया। आज मैं आपको बता दूं कि लोग आते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये MM रोड है, ये जिंदल रोड है, ये SLF रोड है। यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर की जमीन है उसको दिखाते हैं कि यहाँ पे मॉल बन रहा है। अच्छा, इतना बड़ा प्लॉट है कम्युनिटी सेंटर का, प्लॉट देखिए तो लोगों को लगता है कि वाकई में मॉल बनेगा, जगह इतना छूटा हुआ है, DLF का नाम लगा हुआ है। कहीं कोई प्लॉट खाली है बड़ा सा, उसको दिखा देते इसमें हॉस्पिटल बनेगा, तो गुमराह किया जाता है लोगों को। लेकिन फिर भी क्या करें, क्योंकि पूरे दिल्ली NCR में यहाँ से सस्ता और इस तरह का फ्लैट कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। और मैं बता दूं कि आपके पास 1 रुपया हो नहीं हो, आप आइए यहाँ पे, डीलर बिल्डर 100% लोन करा देंगे, रजिस्ट्री का पैसा नहीं है वो भी आपको करा देंगे। और ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। पता है क्यों दुख की बात है? क्योंकि जब आप 100% लोन कराते हो तो आदमी आगे पीछे देखता नहीं, ले लेता है, ठीक है, और उसे ये नहीं पता होता कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक है, और वो ले लेता है। लेने के बाद 2-3 महीने तो मजा आता है, क्योंकि क्या है कि जब वो लोन लेता है तो 10 लाख का फ्लैट होता है, 12 लाख लोन करा देता है, 1 लाख रुपया उसको रजिस्ट्री में चला जाता है, 1 लाख रुपया फिर भी बच जाता है। 3 महीने 4 महीने का तो EMI वो उसी से चलाता रहता है। प्रॉब्लम शुरुआत होती है उस 4 महीने के बाद, 3 महीने बाद, जब उसे समझ में आता है कि मैं 10,000 किराए में दिल्ली में बहुत अच्छी जगह पे किराए पे ही सही रह रहा था, जहाँ पे मैं ना मुझे जल निकासी की समस्या थी, ना बिजली की समस्या थी, ना मूलभूत सुविधाओं की समस्या थी, ठीक है, स्कूल पास में, सब कुछ पास में, हॉस्पिटल पास में। लेकिन जब वो निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, और जब वही कम्युनिटी सेंटर के प्लॉट दिखा के पूछते हैं कि इसमें मॉल कब बनेगा, तो कहते हैं कि यार क्या बात कर रहे हो, कम्युनिटी सेंटर की जमीन, तो मन में दुख होता है। फिर उन्हें लगता है कि मैं फंस गया हूँ। और आज आप देखिए स्थिति ये है कि हर बिल्डिंग में 2-3 फ्लैट सील पड़ा है लोन की वजह से, क्योंकि किसी व्यक्ति की
अगर पॉकेट अलाउ कर रहा है 10,000 रुपये देने का, आप उसको 15,000 का EMI करा दी, उसमें तो समझ में नहीं आया। और एक घर लेने की जो खुशी होती है ना, वो एक अलग तरह की होती है। तो उस समय आदमी थोड़ा सा शायद कर लूँगा, लेकिन जब समस्या आती है तब एक्चुअल समस्या ये आती है। और उससे बड़ी समस्या आती है कि वो आदमी जितने ही अरमान से, जितनी खुशी से उन्होंने घर लिया था, उतने ही दुखी मन के साथ उनको छोड़ के बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि इसी कॉलोनी में कहीं पे रेंट पे लेके रह रहे हैं, चाहे कहीं पे रह रहे हैं। अब चले हम, अभी आप कई बार बिल्डरों की बात आए तो बिल्डरों की धांधली, बिल्डरों के अतिक्रमण, ये दोनों बातें यहाँ पे देखी जाती हैं, जिस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो नहीं पाती है। कई बार आते हैं वहाँ पर, देखते हैं, नोटिस डालते हैं और फिर दोबारा कुछ ही दिनों बाद उस बिल्डिंग का शुभारंभ फिर हो जाता है। इस पर आपका क्या विचार है? आप और हम या कॉलोनी के लोग, क्योंकि बिल्डर हमारे सामने बिल्डिंग बना रहा है तो हमें बिल्डर दिख जाता है, तो हम कहते हैं कि ये गलत कर रहा है। लेकिन आपको नहीं पता, ये पूरा सिस्टम ही गलत होगा। ये खोखला सिस्टम, सिर्फ बिल्डर सामने हैं, हम और आप उनको दोषी कहते हैं, लेकिन ये सिस्टम खोखला है। और इस खोखले सिस्टम की वजह से, क्योंकि सिस्टम तो पीछे है और आम जनता सिस्टम को नहीं जानती, केवल दिखता बिल्डर है, इसलिए हम बिल्डर को दोषी कहते हैं। GDA जैसा डिपार्टमेंट जो खुद में सक्षम है, इतना सक्षम कि GDA की कॉलोनी जहाँ कटी हुई है, अगर वो चाह दे तो एक ईंट बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन DLF में, या ना ही DLF की बात मैं क्यों करूँ, GDA के अंदर जितना भी आता है, मैं GDA की बात क्यों करूँ, मैं पूरे देश की बात कर सकता हूँ, पूरे NCR की बात कर सकता हूँ, पूरे समाज की बात कर सकता हूँ कि हमारे खोखले सिस्टम की वजह से अतिक्रमण हुआ। जैसे कि आपने कहा कि 1-2 बार नोटिस आता है, फिर वो बिल्डिंग बनना शुरू हो जाता है। अब भूषण जी, एक चीज देखिए कि एक नोटिस मिला, प्रावधान ये है कि जब तक उस नोटिस का क्लोजर नहीं हो तब तक काम शुरू नहीं हो सकता। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक जितने भी नोटिस दिए इन्होंने, एक का भी क्लोजर रिपोर्ट इनके पास नहीं है, एक का भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं। सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से इन्होंने पैसे लेकर के मैनेज करके, यानी उस फाइल को आप नोटों के नीचे दबा दिया, नोटों के नीचे सीधा सीधा आपने दबा दिया और अतिक्रमण करने के लिए आपने खुला छूट दे दिया लोगों को। और ये आज हम और आप नहीं देख रहे हैं, सीधा ठीक है यार 2 फीट ही तो बढ़ा रहा है, कोई बात नहीं। 2 फीट क्या, अब तो मैं देख रहा हूँ कई जगह तो 2.5 फीट तक। एक बिल्डिंग मेरे नज़र में है जो 5 फीट बाहर है, एक बिल्डिंग नहीं, 3 से 4 बिल्डिंग। और मैंने एक फ्लैट देखा जिसमें 3 फीट बाहर है, और जो कि लगता है कि ये तो मतलब अवैध तो है ही है, लेकिन ये दुर्घटना को भी दावत दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि 3 फीट आगे निकालने के बाद उसके ऊपर लोड दिया गया है, उसके ऊपर लोड दे दिया गया कि यानी कि ऊपर वाला कमरा बढ़ गया है, तो यानी कि वजन बढ़ता जा रहा है, तो बिल्डिंग तो कैश हो सकता है। जब बिल्डिंग आगे बढ़ती है तो ग्रीनरी एरिया के ऊपर एक छांव सा पड़ जाता है। तो आपके ग्रीनरी एरिया में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ना उसमें छांव पर धूप लगेगी, ना हवा प्रॉपर मिलेगा, तो आप कभी वहाँ पे ग्रीनरी एरिया में ग्रीनरी लैंप लगा ही नहीं है। दूसरा कि जब बिल्डिंग आगे है तो आपका नाला से बाहर हो गया, नाला भी ढक गया, प्रॉपर उसकी कभी सफाई नहीं हो पाएगी। ये सारी समस्याएं जो है कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे बढ़ती जा रही हैं, और इसमें GDA की लापरवाही है, और कहीं ना कहीं हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि की भी लापरवाही है। उनकी लापरवाही इसलिए कि उनके संज्ञान में भी ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे समाज से ही चुने हुए हैं और इसी कॉलोनी के चुने हुए हैं, इसी क्षेत्र के चुने हुए हैं। आते जाते महीने में 15 दिन में देखते तो जरूर, बट देख करके नज़रअंदाज वो करते हैं, ये गलत है। कहीं ना कहीं उनको इस विषयों को संज्ञान में लेकर के और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ध्यान ही नहीं देना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आज किसी बिल्डर का बना लिया और आप कहोगे तोड़ देंगे,
तो आप किसी का आर्थिक नुकसान करोगे। जिस दिन बनना शुरू हुआ उसी दिन उसी दिन रोकिए, किसी का आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा और सही से काम भी होगा। अब रही बात बिजली विभाग की हो रही है, तो बिजली विभाग में भी धांधली की बातें आती हैं। आप बिजली विभाग के ऊपर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि बिजली की समस्या समाधान के लिए भी आप लोग कुछ कार्य करते रहते हैं। तो बिजली विभाग में जो धांधली है उसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, सिर्फ बिजली विभाग में धांधली नहीं है, धांधली तो लगभग सब में है, लेकिन बिजली विभाग में कुछ ज़्यादा है। बिजली विभाग के जो जेई हैं यहाँ पे, आप उनको अभी मेरे सामने फ़ोन कर लीजिए, आपके फ़ोन नहीं उठाएंगे। लेकिन हमारे एक्शन है श्री मनोज कुमार जी, मैं अभी उनको एक फ़ोन करूँगा, पहले रिंग में फ़ोन उठाएं। SDO हैं श्री अमित कुमार जी, एक फ़ोन पे फ़ोन उठाएं। लेकिन जो DLF बिजली ऑफिस में बैठते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि एक दायित्व है कि पहले जेई चीज़ों को देखें, फिर SDO, फिर एक्शन। हमारे जो जेई हैं उनको कोई मतलब ही नहीं। तो अधिकतर काम अब अमित कुमार SDO आए हैं और उन्हें हम जब भी बोलते हैं तो वो करते हैं। लेकिन क्या है, अमित कुमार अभी नए आए हैं, मनोज कुमार जी नए आए हैं, तो इन लोगों को पहले अतिक्रमण का इतना नहीं पता कि कितनी भ्रष्टाचार हुई। और क्योंकि लोग ये नए आए हैं तो हम इनको भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं मान सकते, क्योंकि ये लोग अभी जस्ट आए ही हैं, इनको भी हमारी प्रणाली समझनी पड़ेगी, हमारे क्षेत्र को समझना पड़ेगा, तब जाके कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले अधिकारी थे उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया। उन्होंने गरीब जनता को लूटा है मीटर के नाम पे। 1500 का मीटर कनेक्शन शायद यहाँ पे मेरे हिसाब से है, 7,000 से 10,000 का लगता है। और अगर आप प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, जो चार्ज है अगर उसके थ्रू जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका मीटर 6 महीने, लेकिन आज आप 10,000 रुपये पेड कर दीजिए, आपका मीटर लग जाएगा। लेकिन आज आपको मैं बता दूं कि जिस ट्रांसफार्मर के लिए लाखों रुपए लगते थे, आज 16 ट्रांसफार्मर हम लोग बदलवा चुके हैं बिना किसी एक रुपये लगे। बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात है। आशीष झा जी, मैं मिलकर के 16 से 17 ट्रांसफार्मर हम लोग बदलवा चुके हैं और हमें लोगों का उस पर बहुत आशीर्वाद मिला। कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर बदलवाए जो पिछले 4 साल से हाथ पैर जोड़ रहे थे, विनती कर रहे थे बिजली विभाग को, लेकिन नहीं बदले जा रहे थे। हमारे 1 सप्ताह के प्रयास में बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं कि आपने बहुत सोशल वर्क किया, जैसे भी आपने बताया, ट्रांसफार्मर लगाया, ऐसी कई बातें मैं आपका देखता हूँ कि आप लोग ग्रुप चलाते हैं जिसमें कि बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान की बातें करते हैं। तो कभी आपको खुशी, कभी गम वाली बात आई हो, कुछ ऐसी पल आए होंगे जब आपने किसी की मदद की होगी इस माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा उनकी तरफ रिस्पॉन्स और आपको बहुत खुशी हुई हो, ऐसा कुछ? और या कभी ऐसा हुआ होगा आपको बहुत दुख हुआ होगा कि हमने मदद भी किया लेकिन हमारे लिए नेगेटिव हुआ, ऐसा कुछ? देखिए, जब आप समाज सेवा के लिए निकलते हैं ना, तो दुख होगा, खुशी मिलेगी, इसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी आप समाज सेवा कर पाएंगे। क्योंकि खुशी होगी तो उस समय आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन जिस दिन दुख होगा ना, उस दिन आप सब छोड़ देंगे। तो हम तो इस भावना से निकले हैं कि खुशी हुआ तब भी करना है और दुखी हुआ तब भी करना है। तो एक वाक्य बता दूं कि हमने MM78 वाली घटना बता दी, उसमें मैं लग करके काम किया, इसलिए मैं भी था, मेरे हाथ भी जल गए थे। और जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, हमारे प्रशांत कुमार मंडल अध्यक्ष हैं, उनका बहुत सराहनीय सपोर्ट रहा। मतलब आप सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा एक इतने सीनियर वरिष्ठ आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बोला कि भैया कोई नहीं देख रहा है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनने को तैयार है, क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि हम मेहनत करेंगे, और हम लोगों ने मिल के किया। और विधायक जी को भी कॉल किया, एक कॉल पर विधायक जी आए, सब लोग आए, लगभग सभी लोग आए, देखे। बट जो एक सहयोग की जरूरत थी उस समय उन लोगों को सभी ने सपोर्ट किया और खास करके मंडल अध्यक्ष जी ने। और उस समय जब उनका देखा, जब लोगों की घर वापसी हुई, एक जले हुए घर से लोग निकले, और जब सही हुआ घर वापसी हुई और जो खुशी हमने उनके आंखों में देखा, तो मुझे लगा बस दैट नीड टू बी, यही करना चाहिए। और वो दुख के पल की अभी हाल के A ब्लॉक में बहुत पानी भर रहा था,
तो मैं और विपिन कसाना जी ने सोचा ये काम करते हैं, पुराने नाली को नए वाले नाली से जोड़ देते हैं, पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। और हम पाइप उठा करके लाए वहाँ से, रविंद्र भाई जी के यहाँ से। अच्छा। तो कोई बिल्डर आया दौड़ते हुए, कह रहा है पाइप कैसे ले जा रहे हो तुम? तो हमने भाई जी को फ़ोन मिला, रविंद्र भाई जी को। तो रविंद्र भाई जी ने बोला कि कहाँ ले जा रहे हैं? तो हमने बोला भाई जी ऐसे ऐसे। वो 2 मिनट में बोले कि बात करा दीजिए, आप ले जाइए। हम पाइप ले करके आ गए। जेसीबी से पूरा रोड को हमने खुदाई करा करके बीच में पाइप डाला और जोड़ दिया जी। और ये सारी हम क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, ये सारी सूचना हमने सभासद महोदय को दे दी। वो आए, खड़े भी हुए, उन्होंने देखा भी कैसे कैसे काम हो रहा है और देख करके वो वहाँ से चले गए। हम लोग भी चले गए काम वाम करवा करके। पता नहीं उन्होंने उनके किस सलाहकार ने सलाह दिया, क्या दिया। शाम को 8 बजे रात में उनका मैसेज आया 7 बजे में कि इन्होंने रोड काट दिया, हम FIR कराने जा रहे हैं, ये कराने जा रहे हैं। इन्होंने बिना परमिशन, बिना लेटर का काट दिया। और जबकि खुद खड़े थे वो, उस समय उन्होंने नहीं बोला क्योंकि वो काम उन्हें भी लगा कि ये जरूरी है। ये जरूरी है, होना भी चाहिए। क्योंकि जैसे ही पाइप जुड़ा तो पुराने वाले नाली में उसका पानी समाप्त हो गया, 1 फीट पानी नीचे आ गया और पूरा ये ब्लॉक शाम होते होते बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन फिर उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर आया। मैं आपको बता दूं कि JCB मशीन विपिन जी ने प्राइवेट बुलाया। मैं गया, आशीष हाजी ऑफिस से आए, आशीष हाजी को वापस बुलाया हमने कि आशीष जी आइए जल्दी। बेचारे ऑफिस से आए, बैग लेकर के ही वहाँ पे पहुँचे, खड़े हुए और हम सब ने मिल करके रातों रात पाइप हटाया। फिर हटाना पड़ा, फिर हटाया और उसको वो उसी समय रात को 8-9 मतलब हमें रात को 11 बज गया था। अच्छा। उसी समय पाइप उठाया, उसको भड़ाव कराया। अच्छा। भड़ाव करा करके आपको मैं बताऊं कि दुख था मन में यार, ए ब्लॉक का समस्या खत्म हुआ था। हाँ, तो लेकिन फिर दोबारा हम खुशी थी, लेकिन जब वो हटाया तो दुख था। लेकिन हटाने के बाद जो लोगों के मैसेज आए कि अरे आपने इतना अच्छा काम किया था, क्यों हटाया उसको? हमने बोल रहे हैं कि आप हमें तो बता देते हैं। हम बोले हम आपको क्या बताते, एक जनप्रतिनिधि है, चुने हुए जनप्रतिनिधि, अगर वो मुझे कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर FIR कराएंगे, उनके विजय मिश्रा जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम SDM तक बात को ले जाएंगे, ठीक है, कई सारे लोग, ठीक है, तो उसमें दुख था। लेकिन हम इस जन को छोड़ेंगे नहीं, हम जो नगर पालिका में बात करके और उसी जगह पे हम पुल बनवाएंगे। ये छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है और इसको जमीनी स्तर पे हर जनप्रतिनिधि को काम करने की जरूरत है, बिना किसी भेदभाव के। तो आप तो ये मानते हैं कि जंग जारी रहेगी? जंग जारी रहेगी। और मैं बता दूं कि हम 2 ग्रुप चला रहे हैं। एक बिजली विभाग के लिए प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं। और हम सिर्फ यहाँ की सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, वार्ड 45, वार्ड 33, रेल विहार, हमें जहाँ की भी सूचना आ जाए हम कोशिश करते हैं पहुँच जाए। हम बताएं तो सही, हम कोई वार्ड नहीं देख रहे, कुछ नहीं, हमें प्रॉब्लम आ जाए हम तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं और सोल्यूशन करते हैं। दूसरा ग्रुप है जन जागरण। जन जागरण को हमने ओपन प्लेटफॉर्म बना रखा है कि आपको समस्या है, आप ये मत सोचिए कि देखने में कैसा लगेगा। आपको लग रहा है कि वहाँ पे बाथरूम है, आप बाथरूम का फोटो डालिए ना। अगर लगता है कि गलत है तो गलत चीज़ों का फोटो डालिए कि इससे बीमारी हो सकती है। आपके घर में नाली का पानी ओवरफ्लो होकर वापस आ रहा है, आप मत शर्माइए कि लोगों को बुरा लगेगा। उस ग्रुप में 1000 लोग हैं जन जागरण मंच में, आप उसका फोटो लग के डालिए, हम देखेंगे। आपके जनप्रतिनिधि करे ना करे, बट आपका भाई, आपका सेवक करेगा। और हमारे अंदर ऐसा कोई भावना नहीं है कि हम आगे चुनाव लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता है। चलिए, ये हमारे मन में भी सवाल था कि क्या ये जो सेवा अभी आपने स्टार्ट किया, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ शायद पिछले 6 महीने से या 2 महीने से, मैं कंफर्म नहीं बता पाऊँगा, तो कहीं ऐसा नहीं कि चुनाव से प्रेरित होकर के आपने प्रारंभ किया कि चलो अगले चुनाव में मैं भी शायद आऊँ? सर, अगर चुनाव से प्रेरित होता ना तो मैं ये सेवा नवंबर से कर रहा हूँ। जो अभी पिछला छठ पूजा गया था तो लगभग 1 साल होने वाला है। तो इसी चुनाव में 2023 वाले सभासद के चुनाव मेरे पास पूरा मौका था। पूरा मौका था। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप चुनाव की बातों से नहीं, अगर वैसा होता तो अभी के जो वर्तमान सभासद है मैं उनको पूरा सपोर्ट किया चुनाव में, उनको वोट दिलवाया। लेकिन उनके ना काम करने की, ना उनके पास नीति है, ना रणनीति है, ना योजना है, ना समझ है,
उनको सफाई, अगर किसी गली की सफाई करनी है तो उनको फोन लगाना चाहिए सफाई कर्मचारी को, वो फोन लगाते हैं ईओ साहब को। क्या ईओ साहब सफाई करेंगे? नहीं, पहले तो बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेस से स्टार्ट कीजिए। आप हर ब्लॉक में 2-2, 3-3 करके लोगों को लगाइए। आप 18-20 लोग आपके पास है, सबको लेकर के आप एक ब्लॉक में लगा देते हैं, एक गली में लगा देते हैं। छोटी सी गली है, 20 लोगों का काम ही नहीं है वहां पे, आप डिवाइड करके चलाइए। आपके पास मशीन है, जेसीबी मशीन है, आप कहते हैं हमें जेसीबी मशीन नहीं मिलती। हमने तो ये देखा कि आज मैंने जेसीबी मशीन के लिए ईओ साहब को फोन किया, कल मुझे जेसीबी मशीन मिल गया। हमारे ईओ साहब के मिश्रा जी इतने सपोर्टिव हैं कि आप उनको बोल दो कि 2 लेबर ज्यादा चाहिए, और कहते हैं हम दे रहे हैं आपको। दिनेश जी हैं, फौजी हैं, सब लोग मिलकर बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि अभी करंटली जो आपका नगर पालिका है उसमें अधिकारी अच्छे हैं? अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी बरकरार है। नगर पालिका की तरफ से भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नहीं होता तो कहीं ना कहीं सभा से तो ठीक है, 3 महीने पहले चुने गए हैं, इनको बहुत ज्यादा अभी अनुभव भी नहीं है, इनको अभी सीखने की जरूरत है। लेकिन नगर पालिका को सीखने की जरूरत नहीं है, एक अरसे से चली आ रही है। उनको तो स्ट्रक्चर पता है हमारे कॉलोनी का, उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए सफाई, मूलभूत सुविधाओं को ध्यान रखना चाहिए। सभासद ठीक है, उनको नहीं पता कि नाली को हम कैसे अभी साफ कराए, क्या कराए, बट नगर पालिका को पता है उनका क्या स्टैंड है, वो अपना स्टैंड क्यों नहीं बताते। हम हमेशा सभासद को क्यों घेरे? नगर पालिका भी इसकी जिम्मेदार। लेकिन जो अभी के मिश्रा जी हैं वो अभी नए आए हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीद है और मुझे आशा है कि जिस तरह उनका रिस्पॉन्स है या काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं बदलाव जरूर लाएगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि MM रोड के बारे में बहुत दिनों से देख रहा हूँ, कभी बनता है कभी टूटता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? MM रोड एक मैंने आपको बताया कि MM रोड पूरे कॉलोनी का लाइफलाइन है। जितनी भी गलियां जुड़ी है, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, लगभग MM रोड से ही जुड़ा है। जिंदल रोड इटसेल्फ MM रोड से जुड़ा है, अम्बा चौक के सामने से कनेक्टेड है। मैं आपको बता दूं कि इसका टेंडर हो रखा था और इसका टेंडर लगभग 19 नवंबर 2021 में हुआ जी। तो सोचिए कि भ्रष्टाचार कितना हावी है कि 19 नवंबर 2021 का टेंडर हुआ और आज तक रोड बन नहीं पाया। बहुत प्रयासों के बाद, बहुत बातचीत के बाद इस रोड का कार्य शुरू हुआ और इसमें क्या था कि 2 तरफ नाली और बीच में रोड बनना था, लेकिन एक तरफ नाला बन गया। नाला बनने के बाद जो नाला बनते समय कूड़ा करकट जो भी उसके वेस्टेज हैं सब वापस गए। नाला बन गया एक तरफ, सीमेंटेड नाला, लेकिन उसकी सफाई नहीं हुई, आज तक सफाई नहीं हुई। 30 मार्च से मैं फॉलोअप करते 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 ये मई में रोड बनना शुरू हुआ और जिस दिन रोड का लास्ट काम होना था, जिस दिन सारा काम होना था, उस दिन हमारे सभासद महोदय गए और GD और DM को लेटर दे दिए कि आप इसका काम मत कराइए, राजस्व की हानि होगी, सीवर का काम कराएंगे, उसके बाद आप रोड का काम कराइए। और उनके लेटर देने की वजह से इसका काम रुक गया, ठीक है, और सिर्फ 4 या 5 दिन का काम बाकी था। सभासद महोदय के ऊपर मैंने एक बात बोली थी कि ना उनके पास नीति है, ना रणनीति है, ना योजना है, और उसी कमी के कारण उन्होंने ये लेटर दे दिया। आज मैं बता दूं कि मई में उन्होंने लेटर दिया, लेकिन ये जर्जर अवस्था में ये रोड 2 साल से है। कभी ये रोड पूरी तरीके से आज तक नहीं बना। एक बार राजनाथ सिंह जी बनवाए थे, 2009 या 10 में बनवाए थे, उसके बाद ये रोड आज तक सही से नहीं बना। जब भी बनाया पैच में बनाया, कहीं 2 मीटर पैच में बना दिया, कभी 4 मीटर पैच में बना दिया, कभी भी प्रॉपर रोड नहीं बना। लोग क्या बोलते हैं कि रोड बना तो था, नहीं चला। जब तक रोड एक साथ प्रॉपर नहीं बनेगा, पैच में बनेगा, जोड़ करके बनेगा। लेकिन एक और बात है ना, यहाँ पर जो रोड का निर्माण होता है, सबसे बड़ी बात है पानी निकासी की व्यवस्था होती नहीं है। नाली का पानी सड़क पे आता है तो जाहिर सी बात है सड़क तो टूटना ही है। ये भी कारण रहा है। बिल्कुल, इसके लिए सीवर का प्रोजेक्ट भी है, बट जब तक सीवर के प्रोजेक्ट में लगभग हमें लगता है 6 महीने और लगेंगे। तो क्या राजस्व की हानि और इस चीज का हम ध्यान रखते हुए, ठीक है राजस्व की हानि होगी या जो भी है, लेकिन लोग अस्थमा के पेशेंट बनेंगे, ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब विषम परिस्थिति। और उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि ठीक है कम से कम धूल निवारण हो। अगर आप रोड नहीं बना रहे तो आप कम से कम उसमें पानी डलवाइए। हाँ, और मैं बता दूं कि रोड का काम हो चुका था और उसमें सिर्फ 2-3 दिन का काम था। अगर वो 2-3 दिन का काम हो जाता तो काम पूरा हो जाता, क्योंकि सीवर का ना अभी टेंडर हुआ है, ना कुछ हुआ है। उन्होंने लेटर में लिख के दिया, मैं आपको लेटर का प्रतिलिपि भी दे दूंगा, आपको कॉपी दे दूंगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि सीवर का टेंडर हो चुका है, जबकि आज तक टेंडर नहीं हुआ है। हम उनसे पूछते रहे सभासद महोदय से कि हमें टेंडर का कॉपी दीजिए, आज तक वो नहीं दे पाए।
उन्होंने किस दिमाग से, किस सोच के साथ, किस नीति के साथ उन्होंने एक कार्य किया है हमें नहीं तो पता। आपका ये कहना है कि जो सीवर की बातें आ रही हैं उसका टेंडर अभी हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ है। और आप पता कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू जीडीए अधिकारी, जल निगम अधिकारी सबसे संपर्क में हूँ। जीडीए अधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह जी हैं, उनसे संपर्क में हूँ। जल निगम के अधिकारी श्री राजेश पंकज जी हैं, उनसे संपर्क में हूँ। कहीं कोई अभी टेंडर नहीं हुआ है। और जीडीए अधिकारी का कहना है कि हमें 2 दिन का काम करना है, हम काम करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो लोगों का भी समझिए कि 40,000 लोग हैं, उस रोड से आना जाना है सबका। अगर हमारे कॉलोनी के 40,000 में से अगर 200 लोगों को भी अगर अस्थमा का बीमारी हो जाता है तो वो रोड से कहीं ज़्यादा नुकसानदायक है। प्रशांत झा जी, तो अब सबसे अंत में मैं आपसे, जो अपने समर्थक आपके हैं, आपके प्रशंसक हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या डीएलएफ वासी हैं, उनसे क्या कहना चाहें? क्योंकि आप तो सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फ्रेंड्स, मेरे कॉलोनी वासी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सभी बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, सभी को मैं ये कहना चाहूँ, जितने यंगस्टर्स हैं उनके लिए स्पेशली, कि आप समस्या देखिए और सिर्फ ये मत सोचिए कि सभासद करा देंगे, नगर पालिका कराएगी, बिजली विभाग करेगा, प्रशांत करेगा, आशीष करेगा, विपिन करेगा, विधायक जी करेंगे, सांसद महोदय करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम सब अपने मन में ठानेंगे नहीं कि ये हमारी समस्या है, पहले ये समझने की जरूरत है कि ये समस्या सभासद की नहीं है, ये समस्या किसी की नहीं है, ये समस्या हमारी है। जब तक समस्या को हम अपना नहीं समझेंगे तब तक उसके लिए हम काम नहीं करेंगे। समस्या को अपना समझने की को शुरुआत कीजिए, घर से बाहर निकलिए और पता कीजिए, क्योंकि आज ऐसा है कि जिस टाइम में हम हैं, ये इंडिया अभी सबसे कहते हैं ना कि नौजवान है अभी भारत में, अभी मतलब कहते हैं ना यंग है इंडिया। हाँ। और इसमें यंग इंडिया की खास बात यह है कि पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, बहुत। और हम ऐसे टाइम में यंग इंडिया बने हैं जैसे में डिजिटल युग है। डिजिटल युग में जी सारी जानकारी फिंगरप्रिंट पे है, एक उंगली पे है। जानकारी लीजिए। हमें कैसे पता चला? आशीष झा जी को कैसे पता चला? हमें ऐसे थोड़ी पता चला कि हमें आप कोई आए और बता दिए हाँ जी ठीक है आप एक काम करो, इनसे बात कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। हमने प्रोसेस को समझा, हम लखनऊ तक के प्रोसेस को समझे, भारत के प्रधानमंत्री तक के प्रोसेस को समझे कि हम अगर लखनऊ के चीफ मिनिस्टर नहीं सुनते तो हम किससे बात कैसे करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है। अगर आपके प्रधानमंत्री भी नहीं सुनते तो उसका भी प्रोसेस है। हाँ, आप उस प्रोसेस को समझेंगे, आप एक एक काम करा सकते हैं, एक एक काम करा सकते हैं और हो सकता है। और आपको बताऊं, जिस काम में सालों लगे हैं वो काम हमने करके 7 दिन में दिखाया है। पिछले न जाने कितने सालों से संत नगर में जो नाली है, ड्रेनेज सिस्टम, वो सफाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से पूरा डीएलएफ का पानी इधर उधर हो रहा था। अब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि इसकी सफाई तो बहुत आसान है। ईओ साहब को फ़ोन किए कि जेसीबी चाहिए, एक जेसीबी के लिए बोला, 2 जेसीबी आ गया। सुबह मैं लगभग 7 बजे पहुंच चुका था, 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक सफाई कराया। और मैं बताऊं कम से कम 12 से 15 ट्रॉली वहां से गार्बेज निकला और गार्बेज निकला, सफाई कराया। आज देखिए फर्स्ट क्लास चल रहा है, सालों से नहीं चला। तो हो सकता है कि जनप्रतिनिधि इतने सारे काम है, उनको इतना दायित्व है, वो इसमें बिजी हैं, हमें भी तो ध्यान देना पड़ेगा। और हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि घर से निकलिए, अपनी प्रॉब्लम को समझिए, हमारी प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम को हमारी बनाइए, सोल्यूशन अपने आप में लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे प्रशांत झा जी, जिन्होंने समाज सेवा के लोगों को प्रेरित भी किया और उन्होंने यही कहा है कि डीएलएफ के विकास और समाज के विकास के लिए वो लगातार लड़ते रहेंगे, सिस्टम से लड़ते रहेंगे और समाज का कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।